Everyone, this is Akanksha Kala and I welcome you all in this online platform by Alliance IAS Academy where we discuss the current affairs of 2021 through MCQs. जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि सेशन में हम किस तरीके से आपका हमारे 10 क्वेश्चंस का सेट होता है और हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसमें आपको जो पार्टिसिपेशन होता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने से करना होता है। आपको बेसिकली वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना होता है। उसके बाद वापस वीडियो को प्ले करके अपना आंसर चेक करना होता है विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ ही हम इस तरीके से अप्रोच रखते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर टुडेज सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे आपको क्लियर बताना चाहती हूँ। फॉर दोज हु आर न्यू, लेट मी गेट यू थ्रू दिस कि हम किस तरीके से इसमें आपकी अप्रोच रखते हैं। हम यहाँ पे आपका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो हमारे प्रॉपर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको यहाँ पे ध्यान पे रखते हैं। और करंट अफेयर्स का जो सोर्स होता है वो आपका यही न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्लस एडिशनल आपके जितनी भी अदर साइट्स होती हैं आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। बट बेसिक सोर्स जो होते हैं वो आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस होते हैं। इसके साथ ही जो हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो हम एक एक मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सीडीएस हो गया, आपका एफएट हो गए, तो उसको भी ध्यान में रख के इवन जो सीएससी के एग्ज़ाम्स भी होते हैं उसमें भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज आती हैं। प्लस यहाँ पे हम एनवायरनमेंट कन्वेंशंस को डिस्कस करते हैं, प्लस हम यहाँ पे बजट को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ इस तरह के हम इसमें अप्रोच रखते हैं ताकि एक हॉलिस्टिक वे से सारे एग्ज़ाम्स का आपको एक जिस्ट आपको मिल सके। तो इसके साथ ही हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर टुडेज सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्योंकि 2 से 3 स्टेट्स में जो आपके इलेक्शंस हुए थे, जो चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो काफ़ी आपका न्यूज़ का पार्ट बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन इसी से बनता है आपका, सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो पहला है ही इज़ अ डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। दूसरा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पॉलिटिकल लेक्चर्स कवर करे हैं तो आपको डी ज्यूरे बिल्कुल पता होगा क्या होता है, और अगर आप लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया होगा। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर टाइप कर दिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज आपका जो चीफ मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ना कि डी यूरे। और जो कि आपका गवर्नर होता है वो ही जो होता है वो आपका डी यूरे एग्जीक्यूटिव में काउंट किया जाता है। यहाँ पे डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट वेदर बाय राइट और नॉट होता है। एक्चुअली जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पास रियल पावर्स हैं वो आपका चीफ मिनिस्टर है। ओके, इसलिए उसे डी फैक्टो कहा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बारे में और डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, इसका अपॉइंटमेंट होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर का आपका अपॉइंटमेंट होता है। और पर इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर किसी को भी अपॉइंट करेगा। बेसिकली जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको ही अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब आपका चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो भी आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि वो आपके गवर्नर के प्रेशर पे काम करता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि जो आपका गवर्नर है वो कभी भी चीफ मिनिस्टर को निकाल सकता है, क्योंकि जब तक जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो आपका मेजॉरिटी होल्ड करता है तब तक उसे ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, तो जैसे आर्टिकल 163 है, इसमें बोला गया है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा वो आपका चीफ मिनिस्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे भी बोला गया है कि गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन पे काम करना है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं होगी। अदर देन दैट जहाँ पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइस की बात करी, जहाँ पे भी विवेक से काम करने की बात करी गई होगी, तो वहाँ पे जो आपका एडवाइस होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी। अदर देन दैट कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस हैं, कुछ आपकी
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन से जो गवर्नर को मिली है, बस वहाँ पे ही वो अपना डिस्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे। फिर आर्टिकल 164 में आपका बोला गया है कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स को रिकमेंड करेंगे गवर्नर को, और वो भी फिर उन्हीं का अपॉइंटमेंट करेंगे। फिर आर्टिकल 167 में ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो सारे जो डिसीजन है, ओके, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं अब, प्लस जो काउंसिल मिनिस्टर्स भी जो ले रहे हैं, तो उन सबको वो गवर्नर को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि किस आर्टिकल में क्या बात करी गई है। बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें कॉन्स्टिट्यूशन में करी नहीं गई हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। तो स्टिल यहाँ पे हम का कुछ ही लिमिटेड बातें कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस? So first is MSP is a minimum price for any crop that the government considers as a remunerative for farmers, hence deserving of support. दूसरा है the Commission of Agriculture Cost and Price recommend MSP, which is an attached office of Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नल। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसा जो फार्म बिल्स हैं, जो एक्ट्स बन चुके हैं काफ़ी, तो क्योंकि उस वजह से आपका ये न्यूज़ का पार्ट है, इसीलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप आई होप आप लोगों ने, ये हम लोग क्लास में भी जब आपके लेक्चर्स में डिस्कस हुए थे ये, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट जिसमें बोलते हैं कि ये एक तरीके का मिनिमम प्राइस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक मिनिमम प्राइस जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी रिकमेंडेशन आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस देते हैं, बिल्कुल सही। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ और मिनिस्ट्री से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, इसकी जितनी भी रिकमेंडेशन होती हैं वो आपकी बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती हैं, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर का है, याद रखिएगा एडवाइजरी नेचर का है। सो इसके साथ ही अगर हम इसके बारे में और बात करें तो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं जिसमें आपका एमएसपी दिया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ने 14 खरीफ क्रॉप्स और 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स को मैंडेट किया है इसके अंदर, ओके। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि आपका जो शुगर केन है उसके लिए आपका एमएसपी नहीं होता है, उसके लिए आपका फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होता है। ये भी जो रिकमेंडेशन होती है ये भी आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस का रिकमेंडेशन देती है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी जो जितना भी आपका फार्म बिल से रिलेटेड जितना भी आपके प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो एक कमेटी की रिपोर्ट बहुत न्यूज़ में आई थी, जिसको कहा जा रहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करिए तो तो सब सही हो जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी कमेटी है जिसकी रिपोर्ट के बारे में बात करी जा रही थी कि अगर उसे लागू करते हैं तो फार्मर्स की कंडीशन बिल के थ्रू भी सही दिखेगी। तो देखते हैं, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, पर आप एक बार कमेंट सेक्शन में करके और लोग को भी एनलाइट कर सकते हैं। सो के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक? पहला है एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1966 विद द हेड ऑफिस एट मनीला। दूसरा है यूएसए होल्ड द लार्जेस्ट शेयर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा है द एम ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया पैसिफिक विद इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका न्यूज़ का पार्ट था, करंट अफेयर्स में था, इसीलिए ये आया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर होता है आपका बी, विच मीन्स आपका यूएस से इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसमें बोला गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 1966 में बना था और ये इसका हेड ऑफिस आपका मनीला में है। दूसरा गलत हो जाता है, क्योंकि इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर यूएसए नहीं आपका जापान है।
तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका एम ही आपका जो सोशल डेवलपमेंट है को बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाना है, जो आपका एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें जितनी भी पॉवर्टी है उसको कम करके, और अदर देन जितना भी आपका सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको ध्यान में रखें। सो अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की और बात करें, सो ये आपका वर्ल्ड बैंक के लाइंस में एक तरीके से बनाया गया था। जापान इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसके बाद आपका यूएसए है, देन चाइना, देन इंडिया। तो इससे आपको एक चीज़ और क्लियर होती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी पार्ट है। सो और यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि यूएसए इसमें आपका एक एशियन कंट्री नहीं है, यूएसए आपकी एशियन कंट्री नहीं है, स्टिल ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है। और जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि जो पीछे वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका एशिया पैसिफिक रीजन क्योंकि इनका मोटा है, इसलिए यहाँ पे आपका यूएसए भी आपको इसका पार्ट दिखता है। तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा कि क्योंकि इसके नाम में एशियन है तो कहीं इसमें यूएसए कहाँ से आएगा, बट इसमें यूएसए भी है क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है। इसके साथ ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार इसके मैप पे भी देख सकते हैं। सो जो ग्रीन कलर है वो आपका रीजनल मेंबर्स हैं, और जो आपका ब्लू कलर है ये आपके नॉन रीजनल मेंबर्स हैं जो एशियन रीजन से आपका रिलेट नहीं करते हैं। सो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके कि कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे इंडिया भी दिख रहा है आपको, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फिर इस तरफ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखती होगी कि आपको अफ्रीकन रीजन के आपको कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है। इनफैक्ट आपको यूरोप से भी आपको यहाँ पे कंट्रीज़ दिख रही हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से मैप को स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो G7 और ग्रुप ऑफ 7 इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज as per the International Monetary Fund. There are no G7 members from Africa, Latin America और Southern Hemisphere. आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो G7 आपका इम्पॉर्टेंट है, आपका न्यूज़ का पार्ट था इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये आपका 7 मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ जो हैं वो उनका ग्रुप है। दूसरा, कोई भी अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका या फिर सदर्न हेमिस्फीयर से कोई भी कंट्रीज़ में नहीं आती है। तो एक एक करके देखें कि कैसे नहीं आती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख ही होंगे कि जापान हो गया, ये आपका, फिर ये यूरोप का पार्ट हो गया, और ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिकन वाला पार्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से भी अगर हम रफली भी बनाते हैं तो आपका सदर्न हेमिस्फीयर से कोई कंट्री आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, लैटिन अमेरिका से कोई कंट्री नहीं दिख रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई कंट्री नहीं दिख रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सो एशियन डेवलपमेंट G7 की अगर हम बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए, कनाडा आपके इसके मेंबर्स हैं, और एक इनफॉर्मल ब्लॉक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सृजन पोर्टल इज़ रिलेटेड टू, आपको बताना है किस चीज़ से रिलेट करता है। ए विमेन सेफ्टी, बी डिफेंस, सी हेल्थ, डी नन ऑफ दी अबव। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है ये, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि कहाँ से है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही क्लियरली कट अलग अलग हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, विच मीन्स आपका डिफेंस से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये आपका एक तरीके से जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स को इंडियनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफेंस से रिलेट करता है। आपके इसके बारे में आप थोड़ा अगर पीआईबी में पढ़ना चाहते हैं तो आप पीआईबी के उसमें जाके एक बार पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो फर्स्ट इज इट प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। बी, इट ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट election symbols to them along with settling dispute related to it. C, commission also has advisory jurisdiction in matters of post-election disqualification of sitting member of parliament in state legislature. आपके ऑप्शंस हैं ए एंड बी ओनली, सी ओनली, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इलेक्शन कमीशन आपका न्यूज़ का बहुत बड़ा पार्ट है, तो आपको स्टैटिक का भी पोर्शन हो जाता है ये, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे ही आपके इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के अंदर आते हैं।
सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है कि ये आपका इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर करता है और आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज़ करता है। दूसरा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपका रिकग्नाइजेशन देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन, चलिए बाद में बोलेंगे। तीसरा, कमीशन जो है ये आपका एडवाइजरी जुरिसडिक्शन देता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी है इसके पास अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। तो आपको पता होगा कि ये आपका पार्लियामेंट की बात हो तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो तो गवर्नर को एडवाइस करता है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर हम और फंक्शंस की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू इलेक्शंस को शेड्यूल करना, ओके आपके जितने भी पोलिंग स्टेशन उनकी लोकेशन को डिसाइड करना, ओके काउंटिंग सेंटर्स की लोकेशन डिसाइड करना, बाय इलेक्शंस को डिसाइड करना। इसके साथ ही अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो उसके बारे में बात करता है। कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक्स नीड टू मेंटेन SLR विच इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपको बताना है कि SLR किसकी फॉर्म में रखा जाता है, A एंड B ओनली, C ओनली, B ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। बजट का जो हम सेशन इसमें कर रहे हैं उसी में ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि SLR आपका तीनों की फॉर्म में होता है, गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ भी आप बोलना चाहें। तो इसके साथ ही अगर हम SLR को डिस्कस करें तो SLR बेसिकली एक मिनिमम परसेंटेज होता है। सो समझिए इसको कि जितना भी एक डिपॉजिट किसी बैंक में आ रहा है, ओके तो उसका एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड किया जाता है जो उस कमर्शियल बैंक को लिक्विड कैश या फिर आपका गोल्ड की सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखना होता है सेव करके, ओके और ये जो लिमिट होती है ये कितना परसेंट होता है ये आपका RBI डिसाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि RBI इसको डिसाइड करता है। दूसरा, यहाँ पे ये आपका लिक्विड कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ तीनों की फॉर्म में रखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसका यूज़ जो बेसिकली करते हैं वो एक तरीके से जितने भी आपका क्रेडिट का कंट्रोल है, क्रेडिट का ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो उसके साथ ही हम देखें कि SLR को फिक्स क्यों किया जाता है, तो ताकि जितना भी जैसे कि मैंने बताया है कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ओके ताकि टू इंश्योर दी सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स, ओके और बहुत चीज़ें ये आपकी, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा SLR डिक्रीज़ होगा उतने ज़्यादा बैंक के पास लिक्विडिटी होगी। जैसे हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि जितना कम उनको RBI के पास रखना पड़ेगा उतना ज़्यादा उनको कस्टमर को देने के लिए बचता है। तो इस तरीके से तो उसके आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल इज़ बिटवीन, आपको बताना है किसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। जावा आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया विद इट्स सुमात्रा आइसलैंड, इन दोनों के बीच में है। क्यूबा और USA, कार निकोबार आइसलैंड एंड लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान सॉरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कितना आप लोग में आपको कवर कर रहे हैं। सो इसका आंसर है C, विच मीन्स ये आपका हो जाता है कार निकोबार आइलैंड एंड लिटिल अंडमान। तो अब इसे मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका 10 डिग्री चैनल, ये ऊपर वाला आपका लिटिल अंडमान और ये नीचे वाला आपका कार निकोबार, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका एक डंकन पैसेज है, आप इसे भी मार्क कर लीजिए, इसे भी एक बार लिख लीजिए कि किस किस के बीच में। सो इस यहाँ पे आपकी फिर लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ऊपर पोर्ट ब्लेयर एक लोकेशन हो गई, ओके फिर यहाँ पे आपका कार निकोबार दिख गया। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेट निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। तो ये सब लोकेशंस आप एक बार इसको पॉज करके अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके आते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोमैटिक एलिफेंट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, आपको बताना है किस किस के बीच में होती है। इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया मंगोलिया, इंडिया थाईलैंड, नन ऑफ द अबव। सो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सुना भी होगा आप लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में। तो इसका आंसर है B, इंडिया मंगोलिया। इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए इतना है नहीं, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इसी से बनता है कि इंडिया मंगोलिया के बीच में होती है। सो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग नाबार्ड। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आपके न्यूज़ में थे तो उसका पार्ट आपका ये हो जाता है, तो फिर आपका नाबार्ड का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है।
पहला स्टेटमेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सच विलेज ऑफ रूरल प्रोजेक्ट और रूरल प्रोजेक्ट्स। दूसरा है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 1982 under Parliamentary Act, National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981। ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं नाबार्ड के बारे में आपको कितना पता है। वैसे काफ़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इतना ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसका आंसर है बोथ, बहुत क्लियर था, बोथ है। पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, बेसिकली रूरल प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसमें करा गया है। और ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1982 में बना था, 1981 के एक्ट के थ्रू। नाबार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका प्राइमरीली रूरल सेक्टर पे, जैसे इसके नाम में ही है, ये रूरल सेक्टर पे फोकस करता है। और ये एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि नाबार्ड, तो फिर हाँ, इसमें आपका इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नाबार्ड आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी फिर आपके इसके फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे, इसको इतने तक ही रखेंगे। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन के एंड पे पहुँचते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे, अच्छे से नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। और जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, क्या पता आप लोगों ने करे हों। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।